वेलकम टू स्टडी PQ। आज हम देखेंगे सूएज़ कैनाल क्राइसिस के सूएज़ कैनाल क्राइसिस क्या थे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये क्राइसिस थे क्या। इसके बाद हम हिस्ट्री देखेंगे सूएज़ कैनाल की। ठीक है, इसके बाद हम नेशनलाइजेशन देखेंगे कि जब सूएज़ कैनाल बाकायदा तौर पर शुरू हुए। ठीक है, जब अब्दुल नासिर ने, मिस्र के जो प्रेसिडेंट थे, उसने सूएज़ कैनाल को नेशनलाइज़ किया। इसके बाद हम ब्रिटिश का और फ्रांस का रिस्पॉन्स देखेंगे इस नेशनलाइजेशन पर। इसके बाद हम वार ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि जिस वजह से ब्रिटिश ने और फ्रांस ने मिलकर वार शुरू की। ठीक है, इन्होंने इसराइल को सपोर्ट किया और इसराइल ने इन्वेड किया इजिप्ट पर। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो इसके बाद हम इसका एग्रीमेंट भी देखेंगे कि फ्रांस ने और यूके ने मिलकर जब इसराइल के साथ एग्रीमेंट किया कि इसराइल बेसिकली इन्वेड करेगा इजिप्ट पर। इसके बाद हम इन्वेजन देखेंगे कि किस तरह इन्वेड किया इसराइल ने, और सबसे आखिर में हम रिज़ल्ट देखेंगे कि इस सूएज़ कैनाल के सबसे आखिर में रिज़ल्ट क्या निकले, क्या कंक्लूजन निकली। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि सूएज़ कैनाल क्राइसिस को सेकंड अरब इसराइली वार भी कहा जाता है, क्योंकि असूली तौर पर इसराइल ने इन्वेड किया था पहले इजिप्ट पर। फ्रांस ने और यूके ने सपोर्ट किया था इसराइल को, और फिर इसराइल ने इन्वेड किया इजिप्ट पर अक्टूबर 1956 में। 26 अक्टूबर 1956 में इन्वेड किया था इजिप्ट ने, और इसके बाद फ्रांस ने और यूके ने मिल के इजिप्ट पर इन्वेड करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसका मकसद क्या था। इन्वेड करने का मकसद ये था कि कंट्रोल ओवर कैनाल एंड रिमूव नासर, कि एक तो कैनाल पर कंट्रोल हासिल करना, कि दोबारा से जो कैनाल थी वो कैनाल यूके और फ्रांस के कंट्रोल में आ जाए, और जो नासिर है, मिस्र के जो प्रेसिडेंट है, सदर हैं, वो हट जाएं। ठीक है, इसके अलावा ये जो इवेंट्स थे, इसने ह्यूमिलेट किया ब्रिटेन को इंटरनेशनली, क्योंकि ब्रिटेन अपनी बात मनवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ था। ठीक है, और ये भी कहा जाता है, जैसे मैंने ये एंड पे लाइन लिखी है, एंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन्स रोल एज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर पावर, कि इसके बाद ये ख़त्म हो गया ब्रिटेन का जो रोल था। बाकायदा तौर पर पावर यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के पास चली गई कि अब पूरी दुनिया को चलाने वाले ये बड़े सुपर पावर्स हैं। ठीक है, क्योंकि अब ब्रिटेन के पास अगर पावर होती तो वो सूएज़ कैनाल को दोबारा अपने कब्ज़े में ले लेता, लेकिन वो ना ले सका। इसके अलावा जब इन्वेड किया था ब्रिटेन ने, फ्रांस ने और इसराइल ने इजिप्ट पर, तो बेसिकली उन्होंने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए थे। उन्होंने सूएज़ कैनाल को कैप्चर कर लिया था, सीज़ कर लिया था। लेकिन क्या हुआ कि बाद में यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, सोवियत यूनियन की तरफ से और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रेशर था ब्रिटेन पर कि वो यहाँ से विदड्रॉ करे, कि वो यहाँ से अपनी फ़ौजें निकाले। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रेशर डाला। यूनाइटेड स्टेट्स ने इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला। इसके अलावा IMF को भी ये इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो कोई फाइनेंशियल एड ना दे ब्रिटेन को। ठीक है, तो US ने इसमें मेन किरदार अदा किया प्रेशर डालने में, फ्रांस पर भी और UK पर भी। तो इस बात से ये ज़ाहिर होता है कि ब्रिटेन अब इस काबिल नहीं रहा था कि वो अपनी बात मनवा सके। ठीक है, एंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन्स रोल एज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर पावर। तो अब ब्रिटेन क्या हुआ कि ये सेकंड टायर पावर हो गया। मेन पावर सिर्फ दो ही थे, एक अमेरिका था और दूसरा सोवियत यूनियन था। ठीक है, तो ये इसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन था कि बेसिकली जब अब्दुल नासिर ने, जो मिस्र के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कैनाल को नेशनलाइज़ किया, तो उसके बाद इसराइल ने इन्वेड किया इजिप्ट पर, और बाद में फ्रांस ने और यूके ने बाकायदा तौर पर इन्वेड किया इजिप्ट पर, जिसके जवाब में उन पर प्रेशर डाला गया और बाद में उन्होंने विदड्रू कर दिया। ठीक है, तो ये इसकी एक ओवरऑल समरी थी, तो इसको हम देखते हैं। इसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ सूएज़ कैनाल देखते हैं कि सूएज़ कैनाल की बेसिकली हिस्ट्री क्या है, ये सूएज़ कैनाल है क्या। तो सूएज़ कैनाल बेसिकली ये कैनाल है, ये मैंने आगे एक मैप भी दिया हुआ है। ये इजिप्ट है। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, ये वाला पूरा जो एरिया है ये इजिप्ट का है। तो ये वाला जो एरिया है बेसिकली, ये जहाँ पर ये निशान लगा हुआ है, ये है सूएज़ कैनाल, या इस मैप में आप ये देख सकते हैं कि ये है बेसिकली सूएज़ कैनाल। ठीक है, ये मेडिटराना सी को, ठीक है, और रेड सी को, और इसके अलावा जो इंडियन ओशन है उसको मिलाने में ये अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मेडिटराना सी है, ये रेड सी है, और ये इंडियन ओशन है। अगर आप लंदन से, ठीक है, जिस तरह इंडिया कॉलोनी था यूके की, तो यूके को इंडिया में आने के लिए पहले तो ये वाला रास्ता लेना पड़ता था, जो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा है, और इस कैनाल के थ्रू सिर्फ ये इंतहाई छोटा सा रास्ता पड़ता था। ठीक है, इंडिया आने के लिए या अपनी कॉलोनीज़ को रन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बाद में आपसे बात करूँगा। तो पहले तो ये देख लें कि ये कैनाल जो थी ये बेसिकली 1869 में ओपन की गई थी। 10 साल इसको कंस्ट्रक्ट करने में लगे थे, और इसे सबसे ज़्यादा फ्रांस ने फाइनेंस किया था। ठीक है, 120 माइल इसकी टोटल लेंथ है। तो इसको रन कौन करता था, बेसिकली सूएज़ एक कंपनी का नाम
नाम है, यूनिवर्सल कंपनी ऑफ द सूएज मैरीटाइम कैनाल। तो इस कंपनी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, और इसका जो सिस्टम है, इसका जो निज़ाम है, वो बेसिकली ये कंपनी चलाती है, चलाती थी और चलाती है। इसके अलावा ये शॉर्टेस्ट लिंक है बिटवीन मेडिटराना सी एंड इंडियन ओशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा इस कैनाल के ज़रिए ईस्ट कॉमर्स एंड टू रन कॉलोनीज़ कि जिस तरह मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जिस तरह लंदन ने पूरे इंडिया को अपनी कॉलोनी बना रखा था, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी, इधर से न्यूजीलैंड भी, और इसके अलावा बाकी जितनी भी मिडिल ईस्ट में कॉलोनीज़ थी, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये इंतहाई शॉर्टेस्ट रूट था कि आप यहाँ से मेडिटराना सी में आएँ और यहाँ से कैनाल के थ्रू होते हुए आप पूरे मिडिल ईस्ट को रन कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है, अगर ये कैनाल ना हो, अगर ये कैनाल बंद हो, जिस तरह अब्दुल नासिर ने इसे नेशनलाइज़ कर लिया, तो इसके बाद अल्टरनेटिव रूट एशिया में आने का सिर्फ ये बनता है कि आप ये पूरा मैप देख सकते हैं कि ये इस पूरे रूट के थ्रू आप होके एशिया में आएंगे। और यहाँ पर आप स्टैटिक्स भी देख सकते हैं कि ये तकरीबन 19,800 किलोमीटर है और यहाँ से आते हुए सिर्फ ये 11,000 बन जाता है, तकरीबन हाफ बन जाता है ये, ठीक है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा कॉमर्स करने में और तजारत करने में, ख़ुसूसन 19वीं सेंचुरी में जब ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ना शुरू हुई, तो तकरीबन इस रास्ते से पूरे यूरोप का 2/3 ऑयल जो था, ठीक है, 2/3 ऑयल वो सिर्फ़ और सिर्फ सूएज़ कैनाल के ज़रिए होता था कि यहाँ से सऊदी अरेबिया, ठीक है, इराक़, इसके अलावा जितने भी यहाँ पे पर्शियन गल्फ़ स्टेट्स थे जिनके पास ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ से तेल लेने के लिए ये कैनाल इस्तेमाल की जाती और ये पूरे यूरोप को सप्लाई की जाती थी। तो जब इसने इसको नेशनलाइज़ किया तो फिर मसाइल पैदा हुए। तो अब इसको देखते हैं हम। तो इस कैनाल के ज़रिए कॉमर्स एक तो ईज़ होती थी, दूसरा कॉलोनीज़ को रन किया जाता था इस कैनाल के ज़रिए, ठीक है। ये हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। इसके अलावा फिर बाद में क्या हुआ कि इजिप्ट में कुछ मसाइल पैदा हुए जिसकी वजह से इजिप्ट की बेसिकली इस कैनाल को बिल्ड करने में तकरीबन 44% जो शेयर थे वो इजिप्ट की गवर्नमेंट के थे और बाकी जो शेयर थे वो फ्रांस के थे। तकरीबन उसमें ज़्यादातर प्राइवेट स्टॉक होल्डर्स थे, ठीक है, जिन्होंने प्राइवेट इन्वेस्ट किया हुआ था। लेकिन बाद में इजिप्ट ने अपने ये 44% जो शेयर्स थे ये यूके को फ़रोख्त कर दिए। अब फ्रांस का और ब्रिटेन का सूएज़ कैनाल पर कब्ज़ा था, आप कह लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेक्स जो थे वो इन दोनों स्टेट्स के ही थे। इसके बाद 1882 में यूके ने इन्वेड किया इजिप्ट पर और उसे अपनी कॉलोनी बना लिया। तो जब इसे अपनी कॉलोनी बना लिया तो ये कैनाल डिफेक्टो यूके के पास चली गई। इसके बाद 1888 में, ठीक है, ये 1888 है, कंस्टेंटिनोपल में जो उस वक्त ओटोमन एम्पायर का आपके तुर्की में एक शहर है, ठीक है, वहाँ पर एक कन्वेंशन हुई जिसके मुताबिक सूएज़ कैनाल को एक न्यूट्रल जोन कहा गया अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन, कि ये एक न्यूट्रल होगा, पूरी दुनिया में कोई भी यहाँ से ट्रेड कर सकता है, तजारत कर सकता है, लेकिन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। तो ये एक इसकी हिस्ट्री थी कि सूएज़ कैनाल किस तरह डेवलप हुई और इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब हम बात करते हैं नेशनलाइजेशन की कि सूएज़ कैनाल को नेशनलाइज कब किया गया। तो 26 जुलाई 1956 में जो नासिर था मिस्र का प्रेसिडेंट, उसने एक तकरीर की थी, ठीक है, उसने एक स्पीच की थी जिसमें उसने इस बात का ऐलान किया कि वो सूएज़ कैनाल को नेशनलाइज कर रहा है, ठीक है, अब वो कौमी इदारे में आ रही है। तो इसकी एक वजह असवन डैम भी बताई जाती है कि बेसिकली नासिर असवन डैम तामीर करना चाहता था दरिया नील पे, ठीक है, और उसको सपोर्ट कर रहा था, उसको फंडिंग कर रहे थे अमेरिका और ब्रिटेन, लेकिन अचानक से उन्होंने अपनी फंडिंग रोक दी, ठीक है, क्योंकि मिस्र उसके USSR के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा था, ठीक है, कोल्ड वार का चल रहा था। तो अमेरिका और ब्रिटेन ने इस बात को पसंद नहीं किया और उन्होंने इस डैम को जो फंडिंग मिल रही थी वो रोक दी। तो जब उन्होंने फंडिंग रोक दी तो इस फंडिंग को पूरा करने के लिए नासिर ने क्या किया कि सूएज़ कैनाल को नेशनलाइज कर लिया और ये ऐलान किया कि वहाँ से जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा वो इस डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए लगाया जाएगा। तो इस कैनाल को नेशनलाइज करने के बाद नासिर ने क्या किया कि ऑल एसेट्स ऑफ सूएज़ कैनाल कंपनी वाज फ्रोज़न, कि सूएज़ कैनाल कंपनी के जितने भी एसेट्स थे इजिप्ट में उसे फ्रोज़न कर दिया गया, उसे रोक दिया गया। और इसके साथ साथ उसने इस बात का वादा किया कि जितने भी प्राइस है, फुल प्राइस ऑफ स्टॉक होल्डर्स के, सूएज़ कैनाल में स्टॉक होल्डर्स के जितने भी पैसे हैं, जितनी भी प्राइस है, वो उनको वापस की जाएगी। इस बात का उसने वादा किया था। इसके अलावा एट द सेम डे ही क्लोज द कैनाल फॉर इसराइली शिपिंग। नासिर के बारे में अगर आप जानते हैं तो वो पूरा एंटी इसराइल था, ठीक है, इसराइल को वो कभी पसंद नहीं करता था, ठीक है। तो उसने इसराइल की शिपिंग के लिए जो कैनाल थी वो बंद कर दी। उसके बाद उसने क्लोज स्ट्रेट ऑफ टायरन और गल्फ़ ऑफ अकाबा। ये क्या है, ये मैं आपको इस तस्वीर से दिखाता हूँ। ये आप इसराइल देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है ये गल्फ़ ऑफ अकाबा, ठीक है। इसराइल ने अगर इधर से रेड सी में या इंडियन ओशन में ट्रेड करनी है तो उसको इस रास्ते से होना पड़ता है। तो नासिर ने क्या किया कि कैनाल तो ये है, ठीक है, एक तो इसे नेशनलाइज़ किया और दूसरा
इसको भी अपने कब्ज़े में लिया, ठीक है, इस पर भी अपना कंट्रोल पूरा किया। और ये वाला जो इलाका है, ठीक है, इसे बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ टायरन। तो इसने इसको भी बंद कर दिया और इसको भी बंद कर दिया, किसके लिए? इसराइल की शिपिंग के लिए। मतलब उसने इसराइल की ट्रेड को पूरी तरह बंद कर दिया। इसके बाद हम ब्रिटिश का और फ्रांस का रिस्पॉन्स देखते हैं कि इस नेशनलाइजेशन की वजह से ब्रिटिश और फ्रांस ने क्या रिस्पॉन्स किया। तो दोनों, ब्रिटिश और फ्रांस ने कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया, बल्कि दोनों का रिस्पॉन्स अग्रेसिव था। ब्रिटिश ने तो बेसिकली इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि इस तरह का वाक़या हो सकता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश के जो मिलिट्री और इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे वो बहुत ज़्यादा थ्रेटन हुए, ठीक है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो मतलब सीधा सीधा ट्रेड से जाते हैं कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं एशिया में तो ये इंतहाई शॉर्टेस्ट रूट बनता है। अगर ये रूट आपको लंबा पड़ जाता है तो फिर ज़ाहिर बात है जो खर्चे होते हैं, कॉस्ट होती है, वो बढ़ जाती है और बाद में बेनिफिट कम होता है। तो इस लिहाज से, और इसके अलावा मिडिल ईस्ट में जो इनकी मिलिट्री थी, इनकी जो कॉलोनीज़ थी जो बच गई थी, रिमेनिंग एम्पायर, तो उसको रन करने के लिए बहुत ज़्यादा अब मुश्किल होनी थी। इसके अलावा यूएस डिड नॉट सपोर्ट ब्रिटेन। अब ब्रिटेन ने जब प्रोटेस्ट किया इस कैनाल की नेशनलाइजेशन के ख़िलाफ़ तो अमेरिका ने इसको सपोर्ट नहीं किया। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप रहता है, जिसे स्पेशल रिलेशनशिप भी कहा जाता है, लेकिन इस वक्त अमेरिका ने इसको सपोर्ट नहीं किया। अब इसकी भी एक रीज़न है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा, ठीक है। तो जब अमेरिका ने ब्रिटेन को सपोर्ट नहीं किया तो ब्रिटेन ने डिसाइड किया मिलिट्री सोल्यूशन, क्या वो मिलिट्री के ज़रिए इस मसले को हल करवाएगा। इसके बाद ब्रिटिश ने इस बात का फैसला तो कर लिया कि वो मिलिट्री सोल्यूशन इस बात का निकालेगा, मिलिट्री इंटरवेन करेगा, लेकिन उसने ये फैसला किया कि वो डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेन से अवॉइड करेगा, ठीक है। तो इस मामले में फ़्रांस के साथ एक मुआहदा तय पाया और इसमें इसराइल भी शामिल था कि दोनों, फ्रांस और ब्रिटेन, इसराइल को सपोर्ट करेंगे, इसराइल इन्वेड करेगा इजिप्ट पर, ठीक है। तो इसके बाद इस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे। इसकी डिटेल मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। ये फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ रिस्पॉन्स बता रहा हूँ कि दोनों ने जब नेशनलाइजेशन का सुना तो उन्होंने मिलिट्री एक्शन का सोचा। इसके अलावा फ्रांस भी कोई हैप्पी नहीं था, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 29 जुलाई 1956 में फ्रेंच कैबिनेट थी, उसने भी इसी बात का ऐलान किया कि अब वो मिलिट्री एक्शन निकालेगी इजिप्ट के ख़िलाफ़, ठीक है, इसराइल को हम साथ मिला के। तो इसराइल तो बेसिकली साथ ही था, बेसिक प्लान था ब्रिटेन का और फ्रांस का, जिन्होंने इसराइल को एज आ पपेट इस्तेमाल किया। इसके अलावा फ्रांस अमेरिका से इस लिहाज से भी खुश नहीं था क्योंकि बेसिकली यहाँ से एक चीज़ ये देख लें कि अल्जीरिया फ्रांस के कॉलोनी था और फ्रांस अल्जीरिया को अपना ही एक पार्ट मानता था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें नेशनल लिबरेशन फ्रंट थी जिसको मॉस्को सपोर्ट करता था कि अल्जीरिया में जो आज़ादी की तहरीकें थी उनको यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था। तो 1956 से 1-2 साल पहले रशिया ने फ्रांस को इस बात की ऑफ़र की कि अगर फ्रांस नेटो से बाहर निकलता है, ठीक है, अमेरिका के साथ अलायंस ख़त्म करता है, तो वो अल्जीरिया में जो सपोर्ट हो रही है वहाँ पर जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट है उसको सपोर्ट करना ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो इस बात को फ्रांस ने रद्द किया, बल्कि फ्रांस ने नेटो के साथ अपनी लॉयल्टी को बरकरार रखा और अमेरिका के साथ अलायंस को तरजीह दी। तो इसके जवाब में फ्रांस ने अमेरिका से इस बात की तवक्को की कि वो 1956 में सुएज़ कैनाल में इनका साथ देगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट कि अमेरिका ने ना ब्रिटेन का साथ दिया ना फ्रांस का साथ दिया, ठीक है। तो इस बात से फ्रांस काफ़ी ज़्यादा नाखुश था, ठीक है, क्योंकि बाद में अल्जीरिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी बन गया था। तो ये था ब्रिटिश का और फ्रांस का रिस्पॉन्स के दोनों ब्रिटिश और फ्रांस ही इसकी एक तो नेशनलाइजेशन से नाखुश थे, ठीक है, क्योंकि इससे इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट और मिलिट्री इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और इसके अलावा अमेरिका के रवैये से ये बहुत ज़्यादा नाखुश थे। तो ये था इनका रिस्पॉन्स। इसके बाद हम देखते हैं कि वार ऑब्जेक्टिव एंड प्रोटोकॉल ऑफ सर्व्स, कि जब दोनों ने ये डिसाइड कर लिया कि अब मिलिट्री सोल्यूशन ही है, इजिप्ट पर इन्वेड किया जाएगा, ठीक है, और मिलिट्री के ज़रिए सुएज़ कैनाल को दोबारा अपने कब्ज़े में लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि जब इन्वेड किया गया था, ठीक है, इन्वेजन कैसे की गई थी वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ऑब्जेक्टिव क्या थे। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि कैनाल शुड बी ओपन फॉर ऑयल, कि अब इस कैनाल को दोबारा से ओपन होना ही होगा, ठीक है, ये कैनाल दोबारा ओपन होगी क्योंकि पूरे यूरोप का ऑयल, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि 2/3 ऑयल जो पूरे यूरोप को सप्लाई होता था वो सिर्फ इसी कैनाल के ज़रिए होता था। तो नेशनलाइजेशन होने से ये सप्लाई रुक सकती थी, ठीक है, जिसकी वजह से यूरोप की जो इंडस्ट्री है उसको नुकसान हो सकता था, ठीक है। तो पहली ऑब्जेक्टिव तो ये था कि इसको री ओपन होना है और दूसरा ये था कि नासिर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम पावर। तो दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी था कि नासिर अब फर्दर पावर में नहीं रहेगा, ठीक है, इसको पावर से हटाया जाएगा, ठीक है। और नंबर 3 पर इसराइल के कुछ इंटरेस्ट थे, उसका क्या इंटरेस्ट था कि द स्ट्रेट ऑफ टायरन और गल्फ़ ऑफ अकाबा फॉर शिपिंग। तो इसका ये इंटरेस्ट था कि इसको अब ओपन हो जाना चाहिए, जिस तरह ये मैं आपको दिखा चुका हूँ कि एक तो
गल्फ़ ऑफ अकाबा इसको ये रीओपन करना चाहता था, और एक स्ट्रेट ऑफ टायरन इस चीज़ को ये रीओपन करना चाहता था ताकि ये अपनी ट्रेड कर सके, अपनी जो शिपिंग है वो यहाँ से कर सके। तो ये थे 3 ऑब्जेक्टिव। इसके बाद प्रोटोकॉल ऑफ सर्फ के इसके बाद ब्रिटेन ने, फ्रांस ने और इसराइल ने फ्रांस में सर्फ में एक मुआहदा तय किया, ठीक है, जिसे प्रोटोकॉल ऑफ सर्फ कहा जाता है। उसमें एक पैक्ट तय किया गया, ठीक है, उसमें एक सिग्नेचर किया गया जिसमें क्या डिसाइड हुआ। अब बेसिकली पूरी की पूरी स्यूज़ कैनाल जो क्राइसिस हैं वो यहाँ पर आकर घूमते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को अगर आप कह लें कि ये कोर पॉइंट है स्यूज़ कैनाल क्राइसिस का। इसमें क्या तय हुआ, इसमें बेसिकली इसराइल को एज आ एग्रेसिव स्टेट ये बनाया गया कि इसराइल एग्रेशन करेगा, इसराइल इन्वेड करेगा। इसराइल सबसे पहले इन्वेड करेगा इजिप्ट पर, सनई पेनिनसुला में। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये सनई पेनिनसुला ये इजिप्ट का एक पार्ट है, ठीक है। तो इसराइल सनई पेनिनसुला में अटैक करेगा और इसके साथ साथ ये गाज़ा स्ट्रिप में भी, ठीक है, अटैक करेगा। तो इसके बाद क्या होगा कि जब ये दोनों अटैक करेंगे, या इसराइल सनई पेनिनसुला पे अटैक करेगा, तो उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है, दोनों अल्टीमेटम देंगे इसको इसराइल को और इजिप्ट को कि ये अपनी फ़ौजें 16 किलोमीटर अवे, ठीक है, ये जो स्यूज़ कैनाल है, ठीक है, इससे 16 किलोमीटर दूर इजिप्ट अपनी फ़ौजें रखें और 16 किलोमीटर दूर इसराइल अपनी फ़ौजें रखें, ठीक है। 16 किलोमीटर दूर ये फ़ौजें होनी चाहिए। और इसके बाद क्या होगा कि फ्रांस और इजिप्ट की फ्रांस और यूके की जो फोर्सेस हैं वो इस पूरे के पूरे स्यूज़ कैनाल को अपने कब्ज़े में करेंगी, ठीक है। और उसके बाद यूके इस बात को डिक्लेयर करेगा कि इजिप्ट कांट कंट्रोल कि इस स्यूज़ कैनाल को, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट एरिया पूरी दुनिया में हर लिहाज से, इसको इजिप्ट बेसिकली कंट्रोल नहीं कर सका। लिहाजा इसको क्या होना चाहिए, एंग्लो फ्रेंच मैनेजमेंट, लिहाजा स्यूज़ कैनाल को एंग्लो फ्रेंच मैनेजमेंट में आना चाहिए। अब ये बेसिकली एक सीक्रेट पैक्ट था। अब बेसिकली ये एक सीक्रेट था, ठीक है, और ये फ्रांस में साइन किया गया था और तकरीबन 1 साल के बाद इसके डॉक्यूमेंट्स मिले थे, ठीक है। इसमें इसराइल को अग्रेसर बनाया गया कि ये इजिप्ट पे इन्वेड करेगा। बाद में यूके और फ्रांस अल्टीमेटम देंगे कि स्यूज़ कैनाल से 16 किलोमीटर दूर अपनी अपनी फ़ौजें रखें, ठीक है। और इसके बाद चूँकि इजिप्ट ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था, लिहाजा फ्रांस ने और यूके ने दोनों ने इकट्ठे इस पर इन्वेड किया। इन्वेड जब किया तो उन्होंने मिलिटरली इस पूरे के पूरे जोन को अपने कब्ज़े में दोबारा लिया, ठीक है। और बाद में ये कहा कि चूँकि इजिप्ट इसे कंट्रोल नहीं कर सका, लिहाजा इसे फ्रांस के और यूके के मैनेजमेंट में आ जाना चाहिए। अब ये दोनों इसको रन करेंगी, ठीक है। तो ये था बेसिकली प्लान जो कि तय किया गया। इसके बाद बाकायदा तौर पर इन्वेजन हुई इसराइल की, ठीक है, और फिर यूनाइटेड नेशन ने भी इसमें इन्वेड किया। तो अक्टूबर 26, 1956 में इसराइल ने बाकायदा तौर पर इन्वेड कर दिया गाज़ा स्ट्रिप पर, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि इस एरिया में पहले इन्वेड किया, ठीक है, और उसके बाद फिर सनई पेनिनसुला में इन्वेड करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि 2 दिन बाद 29 अक्टूबर को फ्रांस ने और ब्रिटेन ने बाकायदा तौर पर इसराइल को ज्वाइन किया और उन्होंने भी इस पर इन्वेड करना शुरू कर दिया। अब पहले तो इन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था कि 16 किलोमीटर दूर सूएज़ कैनाल से अपनी अपनी फ़ौजें रुकें, लेकिन इजिप्ट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, लिहाजा इन्होंने उस पर मतलब इन्वेड करना शुरू कर दिया। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने एयर बम्बार्डमेंट की थी, ठीक है। इस हवाले से इन्होंने क्या किया कि साइप्रस और माल्टा में पहले से ही अपनी एयर बेस बना रखी थी, ठीक है। ये जो सनई पेनिनसुला है तो तकरीबन यहाँ पर आता है साइप्रस, और तकरीबन थोड़ा सा यहाँ काफ़ी दूर करके आता है माल्टा। तो ये जो जजीरे थे, ठीक है, ये जो आइसलैंड थे, यहाँ पर इन्होंने अपनी एयर बेस पहले बना रखी थी, ठीक है। फ्रांस और यूके पहले यहाँ पर आते और यहाँ से ये अटैक करते थे। इसके रिस्पॉन्स में यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया कि थ्रेटन किया तीनों कंट्रीज़ को कि अगर इन्होंने विदड्रू ना किया, ठीक है, तो इन पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दी जाएंगी। और इन सैंक्शंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ, बल्कि ये जो थ्रेट किया था ख़ास तौर पर ब्रिटेन की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा मतलब थ्रेट किया गया अमेरिका की तरफ से। इसके अलावा अमेरिका ने IMF पर भी प्रेशर डाला कि वो अमेरिका को कोई इकोनॉमिक असिस्टेंस ना दे। इसके अलावा वर्ल्ड वार 2 के बाद ब्रिटेन इकोनॉमिकली थोड़ा वीक था, ठीक है, उसमें ऑस्टेरिटी मेजर्स थी। इसके अलावा उस पर मिलिट्री डेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा था, तो वो मिलिट्री मिसाल में काफ़ी गिरा हुआ था, और ऊपर से अमेरिका ने उसको फर्दर मिलिट्री मिसाल में उलझा दिया, ठीक है। उसके बॉन्ड्स वगैरह रोक लिए। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि IMF को भी ये इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो ब्रिटेन को कोई मतलब इकोनॉमिकली असिस्टेंस ना दे। इसके बाद जब ये मसला यूनाइटेड नेशन के पास पहुंचा तो 7 नवंबर 1956 में यूनाइटेड नेशन ने अपनी पहली यूनाइटेड नेशन एमरजेंसी फ़ोर्स बनाई, ठीक है, जिसे इसमें सूएज़ कैनाल एरिया में भेजा गया ताकि वो वहाँ पर इस क्राइसिस को ख़त्म करे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस ने और यूके ने विदड्रॉ कर दिया बाय दिसंबर 1956, और इसराइल ने मार्च 1956 को
इससे विदड्रू कर दिया। ठीक है, तो ये थी इसकी बेसिकली एंडिंग के किस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ने ब्रिटेन पर और फ्रांस पर इकोनॉमिक प्रेशर डाला, जिसकी वजह से दोनों ने विदड्रॉ कर दिया। इसके बाद आखिर में हम इसका रिजल्ट देखते हैं कि सूएज कैनाल क्राइसिस का रिजल्ट क्या निकला, कैजुअलिटीज़ कितनी हुई थी इस जंग के नतीजे में, इस इन्वेजन के नतीजे में। ठीक है, तो इसमें अगर हम ब्रिटिश का देखें तो ब्रिटिश के सिर्फ 16 फौजी मारे गए और 96 ज़ख्मी हुए। अगर हम फ्रांस का देखें तो उसके 10 मारे गए, 33 ज़ख्मी हुए। अगर इसराइल की बात करें तो उसके 172 मारे गए और 817 ज़ख्मी हुए। लेकिन अगर हम इजिप्ट की बात करें, मिस्र की बात करें, ठीक है, तो इसमें तकरीबन 5000 जो फ़ौजी थे और इसमें सिविलियन भी शामिल हैं, ये मारे गए और तकरीबन 4000 इसमें ज़ख्मी हुए थे। ठीक है, तो अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसराइल की साइड पे बहुत ज़्यादा मतलब कैजुअलिटीज़ हुई थी, तकरीबन 5000 फौजी मारे गए थे। तो ये तो थी कैजुअलिटीज़ जो इस इन्वेजन के नतीजे में हुई। अब हम देखते हैं कि रिज़ल्ट के इसके और क्या नतीजे निकले। तो इसमें सबसे पहले तो आता है कि जो इन्वेडर्स थे, जिनमें ब्रिटेन और फ्रांस आता है, इसके अलावा इसराइल आता है, इन्होंने इंटरनेशनली कंडमनेशन मतलब इंटरनेशनली इनको बहुत ज़्यादा कंडम किया गया, इनकी मजम्मत की गई। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ने इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला। ठीक है, ख़ास तौर पर जो आइजनहोवर थे उस वक्त। यूनाइटेड स्टेट्स को बेसिक मसला ये था कि ब्रिटेन ने और फ्रांस ने अमेरिका को इस बात से मतला नहीं किया कि वो उस पर इजिप्ट पर इन्वेड करने वाले हैं, मिलिट्री एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, तो आइजनहोवर को ये बात पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उसने ब्रिटेन पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने का थ्रेट लगाने के लिए थ्रेट किया। इसके अलावा जो IMF था उसको भी इस बात से रोका कि वो ब्रिटेन को किसी किस्म की इकोनॉमिक असिस्टेंस ना दे। इसके अलावा ब्रिटेन का डिक्लाइनिंग स्टेटस था। ब्रिटिश जो एक वक्त में आधी दुनिया पर हुकूमत करता था। ठीक है, ब्रिटिश की सल्तनत में सूरज को ज़वाल नहीं था। तो अब इसका वो स्टेटस नहीं था। अगर होता तो वो सूएज कैनाल पर अपना कब्ज़ा कर लेता, वहाँ पर अपनी इजारादारी कायम कर लेता, लेकिन वो ना कर सका। ठीक है, तो इस बात से ज़ाहिर होता है कि अब ब्रिटिश का वो इन्फ्लुएंस, वो उसका स्टेटस नहीं था जो कभी होता था। इसके अलावा जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे ईडन, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और सूएज कैनाल मुकम्मल तौर पर उसकी जो ओनरशिप थी और सोवरेनिटी थी वो इजिप्ट को मिल गई। ठीक है, और इसके बाद इसको रीओपन भी कर दिया गया अप्रैल 1956 में। ठीक है, ये अभी भी ओपन है। ठीक है, इसमें ट्रेड होती है, पूरी दुनिया से ट्रेड होती है, लेकिन अब ये मिस्र के अंडर है। ठीक है, इजिप्ट के अंडर है। इसके अलावा इस इन्वेजन के नतीजे में, इस सूएज कैनाल क्राइसिस के नतीजे में ब्रिटेन की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी, क्योंकि एक तो उसको जो ऑयल मिलता था वो उसकी सप्लाई रुक गई थी आर्जी तौर पर। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने ब्रिटेन पर और फ्रांस पर एक ऑयल एम्बार्गो लगा दिया कि वो फ्रांस और ब्रिटेन को कोई मतलब तेल नहीं देगा, ऑयल इसको नहीं देगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के होते हुए क्या हुआ कि जो ईडन था, प्राइम मिनिस्टर था, उसने विदड्रॉ को एक्सेप्ट किया और फ्रांस ने और ब्रिटेन ने मिल के विदड्रॉ कर लिया मिस्र में से, इजिप्ट में से। ठीक है, तो बेसिकली ब्रिटेन ने ह्यूमिलेशन हासिल की, फ्रांस ने और ब्रिटेन ने, जबकि इसराइल ने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए। मिसाल के तौर पर इसराइल चाहता था कि वो ये वाला जो एरिया है गल्फ़ ऑफ अकाबा और ये वाला ठीक है, ये वाला जो एरिया, ठीक है, इसको वो रीओपन करवा ले अपनी शिपिंग के लिए, अपनी ट्रेड के लिए। तो इस ऑब्जेक्टिव में इसराइल कामयाब हो गया था। ठीक है, इस सूएज कैनाल के बाद इसको यहाँ पर ट्रेड करने की, शिपिंग करने की इजाज़त मिल गई, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस चाहते थे कि वो सूएज कैनाल पर अपना कब्ज़ा कर लें। ठीक है, लेकिन वो ये ना कर सके, लिहाजा ब्रिटेन और फ्रांस को शिकस्त हुई, इसराइल के कुछ ऑब्जेक्टिव हासिल हुए और जो अब्दुल नासिर था, जमाल अब्दुल नासिर, वो एक फातिहा के तौर पर निकला, क्योंकि उसने अपने जो इंटरेस्ट थे उसको हासिल किया। उसने सूएज कैनाल को मिस्र के अंडर रखा। ठीक है, इसके अलावा वो अरब में एक हीरो के तौर पर आया, मिस्र में वो एक हीरो के तौर पर उभरा। ठीक है, और इस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती रहीं। तो ये था कि ओवरऑल सूएज कैनाल क्राइसिस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको किसी हद तक इसके बारे में पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।